जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश का चैप्टर 8 द एलिजाबेथन पोइट्री, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करने जाएंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी ब्रॉट political stability to England from 1485 to 1603 and the options are Stuart, Tudor, Hanover, Windsor. The right answer is Tudor. That means कौन सी डायनेस्टी पॉलिटिकल जो फील्ड है उसमें स्टेबिलिटी ला दिया था, स्थिरता, ओके, टू इंग्लैंड में। और कौन से पीरियड में? तो 1485 से 1603 तक, ठीक है। तो कौन सी डायनेस्टी थी? तो टूडोर, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द पब्लिशर ऑफ द फर्स्ट प्रिंटेड anthology of English poetry miscellany, that is 1557, and the options are Richard Bottle, Richard Tottle, Richard Mottl and Richard Pottle, and the right answer is Richard Tottle. So इसमें क्वेश्चन पूछा है हु वाज द पब्लिशर, कौन किसने पब्लिश किया था फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री का पहला एंथोलॉजी जो कि मिसेलेनी है उसे किसने फर्स्ट पब्लिश किया था? तो रिचर्ड टॉटल ने। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज during the reign of which monarch did high Renaissance poetry flourish? And the options are Henry VIII, 7, Mary I, Henry VIII and Elizabeth I. And the right answer is Elizabeth I. तो पूछा गया है कि किसके शासनकाल में which monarch did high Renaissance poetry flourish, मतलब एकदम रेनेसा पोइट्री में सबसे रिवाइवल का उनसे किसके मतलब रेन में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो एलिजाबेथ I के पीरियड में हुआ था, ठीक है। बहुत फ्लोरिश हुआ था, बहुत फैला था। हाँ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट वर्क एवर रिटन इन स्पेंसरियन स्टैंजा? एंड द ऑप्शंस आर द फेयर काउंटेस, द फेरी प्रिंसेस, द फेरी गॉडमदर एंड द फेरी क्वीन। एंड द राइट आंसर इज द फेरी क्वीन। दैट मीन्स विच इज द टाइटल क्या था ऑफ द फर्स्ट वर्क एवर रिटन इन स्पेंसरियन स्टैंजा? स्पेंसरियन स्टैंजा का पहला जो लिखा हुआ था उसका टाइटल क्या था? तो फेरी क्वीन, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वर्स ऑफ एडमंड स्पेंसर सोनेट 34 दैट इज लाइक एज अ शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड इज एन एग्जांपल ऑफ विच rhetorical device? एंड द ऑप्शंस आर सिमाइल, मेटाफोर, एपिथेट एंड एलुजन। द राइट आंसर इज सिमाइल। तो पूछा है जो पहला वर्षन जो था एडमंड स्पेंसर जी का जो सोनेट था 34 लाइक एज अ शिप थ्रू दैट थ्रू द ओशन वाइड, ये किसका एग्जाम्पल है? सिमाइल है कि मीटाफोर है कि एपिथेट है कि एल्यूजन है, क्या है? सिमाइल दैट इज जो भी होता है कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये सब क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। तो जो स्पीच का फिगर है जिसमें कंपेरिजन होता है ना, दैट इज सिमाइल, ठीक है। तो ये जो है इनका सोनेट वो सिमाइल का कैटेगरी में पड़ेगा, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what would be a modern translation of the word careful which appears in the penultimate verse of Spenser's sonnet 34? And the options are angry, cautious, worried, sad. The right answer is worried. तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा हमारा मॉडर्न ट्रांसलेशन है, अनुवाद किया हुआ ऑफ द वर्ड केयरफुल का which appears in the penultimate verse of Spenser's sonnet 34. इसका ट्रांसलेशन जो किया हुआ है, जो इसका वर्ड है केयरफुल, वो हमारे मॉडर्न ट्रांसलेशन का किस में अपीयर करेगा, किस में दर्शाया जाएगा? तो एंग्री होगा कि कॉशियस होगा कि वरीड होगा? तो ये होगा हमारा वरीड सेंस में इसको दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द वर्सेस ऑफ स्पेंसर्स सोनेट 34 इज द प्रॉब्लम ऑफ अनरिक्विटेड लव्स रिजॉल्व्ड? एंड द ऑप्शंस आर फाइनल कपलेट, फाइनल क्विंटेट, final octet and final sestet. The right answer is final sestet. Sestet that is last six lines of the sonnet. जो sonnet होता है ना 40 lines का, उसका जो last 6 lines होगा that is sestet. Okay, so final sestet 34 lines का ये sonnet था, तो इसमें आपका last 6 line का जो है final sestet, जिसमें हमारा क्या किया गया है?
क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द वर्सेस ऑफ स्पेंसर सोनेट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनरिपीटेड लव रिजॉल्व। तो जो प्रॉब्लम था लव का वो वाला किस में रिजॉल्व, किस में सॉल्यूशन दिया हुआ था, कौन से सोनेट का, कौन से वर्ष में, तो लास्ट वाले 6 लाइन्स में। ठीक है, तो वही आंसर होगा फाइनल सेस्टेट। ठीक है, our next question is what is the reference to a storm in verse 9 of sonnets Spenser's sonnet 34 show us, and the options are read, pessimism, optimism, destruction. Right answer is optimism. तो पूछा है reference to a storm in the verse 9 of Spenser's sonnet. स्पेंसर जी का सोनेट 34 का अभी इस बीच हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं स्पेंसर जी का सोनेट 34 वाला ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि क्या रेफरेंस था उनका, रेफरेंस कहाँ से लिया गया था, कौन सा था रेफरेंस उनका, टू स्टॉर्म इन वर्स 9 ऑफ स्पेंसर सोनेट। तो क्या दिखाता है हमें, क्या शो करता है, तो ऑप्टिमिज्म दिखाता है। ठीक है, ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव सेंस टूवर्ड्स गॉड। ऑप्टिमिज्म दैट इज आपका इसमें टूवर्ड्स गॉड बोलिए या फिर पॉजिटिव सेंस जिसमें फुल रहता है ना, दैट उस पर्सन में, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म। तो इसी हमारे रेफरेंस को इसमें शो किया गया है। ठीक है, our next question is in which of the following sonnets is the female protagonist given a voice, and the options are Edmund Spenser's sonnet 75, Philip Sidney's Astrophil and Stella 7, Edmund Spenser's sonnet 34, and Philip Sidney's Astrophil and Stella 1, and the right answer is Edmund Spenser's sonnet 75. So इसमें पूछा गया है कि कौन से सोनेट में फीमेल प्रोटेगोनिस्ट, फीमेल को लीड रोल में रखा गया है, वॉइस जो दे रही है अपना, तो कौन सा है, सो स्पेंसर जी का सोनेट 75 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in sonnet 75 the woman's name is written upon the strand. What is the strand? And the options are parchment, stone, shore, tree bark. The right answer is shore. Strand that is कोई भी रेत या फिर इस टाइप की जगह में आप अगर फंस जाते हैं दैट इज स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसमें अगर हम सागर के किनारे जैसे शोर है, सी शोर, वहाँ उसका दूसरा वर्ड क्या होगा, जो कि द वुमेन्स नेम इज रिटन अपॉन द स्ट्रैंड, स्ट्रैंड जहाँ पे होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सोनेट 75 द वुमेन्स नेम इज रिटन अपॉन द स्ट्रैंड। व्हाट इज अ स्ट्रैंड? तो सोनेट 75 में वुमेन का नाम जो स्ट्रैंड में लिखा गया है, सो स्ट्रैंड का मतलब क्या है? एंड द ऑप्शंस आर पार्चमेंट, स्टोन, शोर, ट्री बार्क, एंड द राइट आंसर इज शोर। स्ट्रैंड का दूसरा सिमिलर वर्ड है शोर। स्ट्रैंड मीन्स लिव विदाउट द मीन्स टू मूव फ्रॉम समवेयर, आप किसी जगह से बिना किसी बात वहाँ से छोड़ के चले जाएं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं शोर, जो नदी का किनारा होता है वहाँ पे आप कोई चीज़ छोड़ दिए। तो इसमें क्या कहा गया है, सोनेट 75 में वुमेन का जो नाम है कहाँ पे लिखा गया था, स्ट्रैंड में। तो स्ट्रैंड क्या है, तो शोर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Edmund Spenser's sonnet 74 and 75 were published in 1595 as part of which collection? And the options are Amoretto, Amaretto, Amoretti and Amaretti. Okay, names totally मतलब थोड़े अलग अलग है, वॉवल्स का थोड़ा डिफरेंसेस है। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज Amoretti। ठीक है, तो स्पेंसर जी का सोनेट जो 34 और 75 है ये पब्लिश किया गया था 1595 में। तो कौन से कलेक्शन में था, तो Amoretti। ठीक है, our next question is what was the name of Edmund Spenser's second wife who inspired many of his sonnets? And मतलब एडमंड स्पेंसर जी का जो सेकंड वाइफ थी उसका नाम क्या था, इसने बहुत इंस्पिरेशन दिया था सोनेट्स को लेकर। एंड द ऑप्शंस आर एलिजाबेथ डॉयल, एलिजाबेथ बॉयल, एलिजाबेथ कॉयल एंड एलिजाबेथ फॉयल। द राइट आंसर इज एलिजाबेथ बॉयल। तो उनकी सेकंड वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बॉयल। ठीक है, our next question is Spenser's sonnet 75 demonstrates the influence of which philosophy in Renaissance poetry? स्पेंसर जी का सोनेट जो है 75 वो क्या दर्शाता है, इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सी फिलोसफी को दर्शाता है। ठीक है, कौन सी फिलोसफी को वो इन्फ्लुएंस प्रभाव दे रहा है इन रेनेसां पोइट्री, जो पोइट्री का जब रिवाइवल चल रहा था। ठीक है, डेवलपमेंट चल रहा था। एंड द ऑप्शंस आर नियो नॉमिनलिज्म, नियो वाइटलिज्म, नियो प्लेटोनिज्म। द राइट आंसर इज नियो प्लेटोनिज्म। ओके, तो कौन से फिलोसफी का था, तो नियो प्लेटोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द इंट्रोडक्टरी सोनेट टू स्पेंसर्स फेयरी क्वीन? तो इंट्रोडक्टरी सोनेट कौन सा है स्पेंसर जी का फेयरी क्वीन, किसने लिखा था, हु रोट? ऑप्शंस आर स्पेंसर हिमसेल्फ, सर फिलिप सिडनी, सर वॉल्टर रेले एंड लाइसेस्टर। राइट आंसर इज वॉल्टर रेले। ओके, our next question is which of the following is a typical rhyme scheme of Petrarchan sonnet? And the options are sestet, ABA,
and octet CDDC CDDC, and second option is an octet ABBA and sestet CDE. Next ABAB CDCD EF GG ABAB BCBC CDCD. तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा टिपिकल राइम था इसमें का स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, एंड राइट आंसर इज सेकेंड वन, ऑक्टेट एंड सेस्टेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रार्कन सोनेट कंसिस्ट ऑफ. पेट्रार्कन सोनेट जो था किससे बना हुआ था? ऑक्टेव, सेस्टेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. अभी जैसे हमने देखा था ऑक्टेव और सेस्टेट दोनों ही था. ठीक है. तो इससे आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रार्कन सोनेट्स सेस्टेट कंसिस्ट ऑफ 5 lines, 6 lines, 7 lines, 8 lines, and the right answer is 6 lines. अभी मैंने क्वेश्चन बताया था सेस्टेट यानी 6 lines. लास्ट 6 lines जो क्वेश्चन था ना, तो सेस्टेट मीन्स 6 lines ही होते हैं. ठीक है. तो पेट्रार्कन जी का जो सोनेट था सेस्टेट वो कंसिस्ट करता है 6 lines से. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टिपिकल नेम राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट. टिपिकल राइम स्कीम क्या था हमारे स्पेंसरियन सोनेट का? एंड द ऑप्शन दीज आर. राइट आंसर इज ABAB BCBC CDCD and EE. Our next question is what is the name of an extended poetic treatment of a single theme? And the options are sonnet circle, sonnet round, sonnet series, sonnet cycle. The right answer is sonnet cycle. तो पूछा गया है जो poetic treatment of single theme, एक थीम पर जो poetic treatment बनता है उसका नाम क्या है? तो sonnet cycle बोलते हैं उसको. ठीक है. Our next question is what is the name of a sonnet series linked by repeating the last words of one sonnet in the first verse of the next until the circle is closed by using the first verse of the first sonnet as the last verse of the last sonnet? And the options are sonnet brand, sonnet crown, sonnet throne, sonnet cap. And the answer is sonnet crown. The first verse का first sonnet का जो last verse है और जो next का जो first verse उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से अगर कनेक्ट करके हम सर्कल बनाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? sonnet crown बोलते हैं. ठीक है. Our next question is which of the following is said to have had an important influence on Edmund Spenser's works? तो इससे पूछा गया कि कौन सा हमारा एडमंड स्पेंसर जी का जो काम था सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा प्रभाव दिया था किसमें? किसने कहा था? Which of the following is said to have had an important influence on Edmund Spenser's works? ठीक है. तो किसने कहा था? तो कौन से वर्क में? तो Ovid's Metamorphoses, Aristotle's Orlando Furioso, Heroic Epic Tales of Charlemagne and all of the above. इन सब ने मिलकर हमारे एडमंड स्पेंसर जी को बहुत अच्छा प्रभाव दिया था कुछ लिखने के लिए, उनके कार्य करने में. तो ओविड जी का ये वाला, एरिस्टोटल्स जी का ये, एंड हीरोइक एपिक टेल्स ऑफ चार्लेमैग्ने, इन तीनों ने ही क्या किया था? स्पेंसर जी को बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस दिया था. ठीक है. काम करने के लिए. Our next question is the final couplet of Spenser's sonnet 75 makes reference to what? And the final couplet of the Spenser जी का sonnet 75 उसमें क्या इसको रेफरेंस क्या बनाया गया है? Makes reference to what? क्या रेफरेंस दे रहा है? And the options are the author's secret sorrow, the apocalypse, the a summer's day, and the woman's beauty. The right answer is the apocalypse. तो apocalypse ये क्या है? तो it is a disclosure or रिविलेशन ऑफ ग्रेट नॉलेज. ये एक बड़ा ज्ञान का भंडार का डिस्क्लोजर है, खोल के दिखा सकते हैं. दैट इज आई नो एपोकैलिप्स. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज स्पेंसर्स यूज ऑफ द वॉल्टा डिफर फ्रॉम दैट ऑफ इटालियन सोनेटियर्स who tended to introduce a new idea in verse 9? And the options are all these. The right answer is although it often starts verse 9 with but or yet, the real turn normally occurs in the final couplet. तो इसमें क्या पूछा गया है? स्पेंसर जी ने यूज़ किया था वॉल्टा. ठीक है. जो कि डिफर करता है इटालियन सोनेटियर्स से. तो उसमें क्या नया इंट्रोडक्शन उन्होंने क्या आइडिया दिया था सोनेट वर्स 9 में? इसे आंसर होगा कि उन्होंने भले ही ऑल्दो उन्होंने यूज़ किया था वर्स 9 में जो कि स्टार्ट होता है वर्स बट और येट, लेकिन इसका जो रियल टर्न है नॉर्मली जो होता है हमारा ऑकर हो रहा था किसमें? फाइनल कपलेट. जो लास्ट जो 2 लाइन्स थे उसमें रियल मीनिंग जो रियल टर्निंग पॉइंट था उसमें हमें देखने को मिला. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम स्पेंसर सोनेट 75 व्हाट डज द वर्ड रेयर मीन? माय वर्ड्स योर वर्च्यूज रेयर शेल एंड इटर्नाइज. एंड द ऑप्शंस आर स्ट्रेंज, नेवर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिज़ार. द राइट आंसर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इसमें पूछा इन द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है
फ्रॉम स्पेंसर सोनेट 75, व्हाट डज द वर्ड रेयर मीन। ये जो लाइन है, माई वर्ड्स योर वर्चूज रेयर शेल इटरनाइज, में रेयर का मीनिंग क्या है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल से भी ज़्यादा। Our next question is, Edmund Spenser is considered the best poet of Elizabethan age. Identify his period. तो स्पेंसर जी का जो पीरियड है उससे हम क्या कंसिडर करते हैं, एलिजाबेथन एज का बेस्ट पोएट, ठीक है। तो उनका टाइम क्या है, उनका पीरियड क्या है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। द राइट आंसर इज 1552 टू 1599, ये उनका पीरियड है स्पेंसर जी का, ठीक है। Our next question is, which work recalls Spenser's experiences of his first visit to England in 1589 to 90 when he was introduced by Sir Walter Raleigh to the Queen? The options are Stuffs, Colin Clouds, Come Home Again, Porthalamian and Amoretti. Right answer is Collins Clouds, Come Home Again. तो इसमें पूछा गया है कि स्पेंसर जी का जो अच्छा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड था कौन से काम में था, जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट विजिट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड पहली बार गए थे, जो कि समय दिया हुआ 89 टू 90, ओके। व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर वाल्टर रेले, वहाँ उनका मुलाकात हुआ था रेले जी से टू द क्वीन। तो उनका कौन सा काम था, कौन सा उनका लिखा हुआ था जिसका रिकॉर्ड है, तो कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Spenser portrayed Elizabeth in many of his works. In which of his famous work he also portrays her? स्पेंसर जी ने दर्शाया है एलिजाबेथ को बहुत सारे अपने लिखन में, ठीक है, लेखन में। तो उनका फेमस वर्क कौन सा है जिसमें उन्होंने उनको दर्शाया है, पोर्ट्रेज हर, उनका एक लीड रोल दिया है, तो कौन सा है, हॉलीनेस, फेरी क्वीन, चैस्टिटी, फेलोशिप। राइट आंसर इज फेरी क्वीन, इसमें उन्होंने एलिजाबेथ जी को दर्शाया है। इसका क्वेश्चन हमें इसके पहले MCQ में भी मिला है, जिसमें एलिजाबेथ 1 आंसर रहेगा उसका, जो आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन टाइप है, ठीक है, सिमिलर, बस आपको समझना है। इस टाइप को कुछ भी क्वेश्चन घुरा फिरा के दे देंगे, आप लोगों को कैच करना होगा कि हाँ इसका ये आंसर होगा या फिर उसका वो आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलिजाबेथन मास्टर ऑफ आर्काडियन और पेस्टोरल पोइट्री, स्पेंसर, थॉमस नेश, थॉमस क्रीड एंड जॉन फॉक्स। तो ऑप्शन हमारे क्वेश्चन पूछा गया कि एलिजाबेथन मास्टर कौन है ऑफ आर्काडियन और पेस्टोरल पोइट्री, कौन है उसका मास्टर एलिजाबेथन पीरियड का, तो स्पेंसर, नैश, किड, फॉक्स। द राइट आंसर इज स्पेंसर। स्पेंसर जी को माना जाता है एलिजाबेथन पीरियड के मेन मास्टर, ओके, पोइट्री में। आप लोग देख रहे हैं मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्पेंसर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे जो भी हमारे UGC नेट में आएंगे स्पेंसर जी से, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो MCQs में आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे रही हूँ। आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं UGC नेट के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ करिए, और हमारे वीडियो का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडमंड स्पेंसर grew acquainted with the classics and the Italian poets at। एडमंड स्पेंसर जी जो है वो बहुत अच्छा एडजस्ट हो गए थे, किससे, क्लासिक से, इटालियन पोइट से। सो कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, स्टैनफोर्ड, लैंकास्टर एंड कैम्ब्रिज। द राइट आंसर इज कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में उनको अच्छा इन्फ्लुएंस मिला था इन सब का, ठीक है। स्पेंसर्स शेफर्ड्स कैलेंडर वाज पब्लिश्ड इन, उनका जो कैलेंडर है शेफर्ड्स कैलेंडर, ये कब पब्लिश हुआ था। द ऑप्शंस आर 1564, 1590, 1616 एंड 1579। राइट आंसर इज 1579, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडमंड स्पेंसर वाज मेड सेक्रेटरी टू लॉर्ड ग्रे इन। एडमंड स्पेंसर जी को सेक्रेटरी बनाया गया था, किसका, तो ग्रे जी का। तो कब, ऑप्शंस दिए हुए हैं। द राइट आंसर इज 1580 में उनको बनाया गया था सेक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कैसल वेयर स्पेंसर लिव्ड एंड फिनिश द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ फेरी क्वीन। तो हमें नेम द कैसल, कैसल का नाम बताना है जहाँ पे कैसल स्पेंसर जी रहते थे, और उन्होंने अपना पहला 3 बुक कवर किया था, फिनिश किया था फेरी क्वीन का, ओके। एंड ऑप्शंस आर द सिस्टर हाउस, किलकोलमैन, द लॉर्ड ग्रेस कैसल एंड हार्वे हाउस। कैसल दैट इज ए लार्ज बिल्डिंग, बड़ा बिल्डिंग जो होता है उसे कैसल कहेंगे। टिपिकली ऑफ द medieval पीरियड, fortified against attack with thick walls, battlements, towers and in many cases a moat. So
कैसल जो स्पेशली आप फोर्ट टाइप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग रहता है ना उस टाइप को उस समय के पीरियड को घर को हम क्या कहते थे, कैसल कहते थे। तो उनका कैसल का क्या नाम था जहाँ पर उन्होंने 3 बुक कवर किए थे? एंड द राइट आंसर इज किलकोल मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम स्पेंसर वाज प्रेज्ड बाय कॉलरिज फॉर इट्स स्वान लाइक मूवमेंट? स्पेंसर जी का कौन सा पोएम था जो कि प्रेज किया गया था, सराहना दिया गया था बाय कॉलरिज जी ने दिया था फॉर इट्स स्वान लाइक मूवमेंट? एंड द ऑप्शंस आर एपिथालामियन, प्रोथालामियन, एमोरेटी एंड स्ट्रॉफ। राइट आंसर इज प्रोथालामियन। प्रोथालामियन के लिए उनको बहुत ही प्रेज मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन फॉर हिज एमोरेटी? एमोरेटी के लिए किसे जाना जाता है? शेक्सपियर, सिडनी, चैपमैन, स्पेंसर। एंड द राइट आंसर इज स्पेंसर। अभी जैसे हमें क्वेश्चन मिला ही था एमोरेटी के लिए, एमोरेटी किसने किया है? तो स्पेंसर जी का है। सेम वे स्पेंसर ने उसमें से कौन सा लिखा था, ऐसा क्वेश्चन था तो एमोरेटी था उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ द वॉरियर वर्जिन इन स्पेंसर्स फेयरी क्वीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैरेक्टर ब्रिटोमार्ट, ग्लोरियाना, सिंथिया एंड ड्वेसा। सो पूछा गया है फिगर ऑफ द वॉरियर वर्जिन इन स्पेंसर जी का जो फेयरी क्वीन है इसमें उन्होंने वॉरियर वर्जिन के लिए फिगर किसको रिप्रेजेंट किया था, किसको दिखाया था? वॉरियर के हिसाब से, जो युद्ध के लिए जो रहते हैं ना उसे। तो ब्रिटोमार्ट, ग्लोरियाना, सिंथिया एंड ड्वेसा। राइट आंसर इज ब्रिटोमार्ट। ब्रिटोमार्ट को एक योद्धा के हिसाब से उन्होंने दर्शाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नोन एज द इंग्लिश पेट्रार्क? किसे इंग्लिश पेट्रार्क के नाम से जाना जाता है? सिडनी, स्पेंसर, ड्राइटन, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज सिडनी। सिडनी जी को हम इंग्लिश पेट्रार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला कंसिस्टेड ऑफ? ये एस्ट्रोफेल और स्टेला जो है कितने कंसिस्ट करते हैं, बनते हैं किससे? And the options are 108 sonnets and 11 songs, 108 sonnets and 11 songs, and none of these. The right answer is 108 sonnets and 11 songs. Okay. Next question is which among these is the masterpiece of Philip Sidney? कौन सा इसमें से masterpiece है फिलिप सिडनी का? And the options are Astrophel and Stella, Arcadia, Defense of Poesy, and none of these. Answer is Astrophel and Stella. ये आप आंसर इजीली दे सकते हैं कि अभी जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है ना लास्ट क्वेश्चन में। Now our next question is which of the following poems is a pastoral romance? कौन सा इसमें से pastoral romance है? Astrophel and Stella, Arcadia, Battle of Agincourt and Endymion and Falbe. Right answer is Arcadia. Arcadia जो एक pastoral romance है, ठीक है। Next question is Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to, and the options are Plato's Republic, Aristotle's Poetics, Stephen Gosson's The School of Abuse, and Jeremy Collier's Immortality and Profaneness of the English Stage. Right answer is Stephen Gosson's The School of Abuse. तो सिडनी जी ने जो लिखा था एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, इसका इमीडिएट रेस्पॉन्स हमें किस में मिला था? तो स्टीफन गॉसन्स का स्कूल ऑफ एब्यूज में, ठीक है। इससे उनको एपोलॉजी वाला एक इमीडिएट रेस्पॉन्स देना पड़ा था, ठीक है। सो आज हमने इस वीडियो में 40 MCQs वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आज डिस्कस किए। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा ताकि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।